नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कुछ सर अलग किया जाए, तो स्पेशल सेशन हमारा प्रदीप सर के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें वो लगातार अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप देखते हैं उसको तो कहीं ना कहीं पढ़ने का सही तरीका, पर्सनालिटी का जो एक प्रोसेस होता है और जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई है पॉइंट टू पॉइंट, वो आपके जीवन में बहुत लाभकारी होंगी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी ने इतिहास में चर्चा किया था, दिल्ली सल्तनत समाप्त होते होते आप सभी ने देखा था भारत में अनेक राजवंशों का उदय हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, इस तरीके से अनेक राज्यों के बारे में हमने चर्चा किया था। उसी दौरान हमारे पास एक आक्रमणकारी बाबर आता है और बाबर क्या करता है, दिल्ली पर अधिकार करता है और वहां पर वो मुगल वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, मुगल वंश के पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, फिर इसके बाद मुगल वंश में महान शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल वंश में क्या क्या परिवर्तन हुआ भारत में, उस दौरान बनने वाले ऑब्जेक्टिव हमारे किस तरीके से टेक्स्ट बुक में मिलते हैं या हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, ये सारी प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें तो मुगल काल का संपूर्ण समय जो रहा या मुगल साम्राज्य का समय रहा 1526 से लेकर 1857 तक रहा। और इस दौरान मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया। एक मुगल साम्राज्य के नाम से जाना गया जो 1526 से लेकर 1707 तक माना गया, और दूसरा उत्तर मुगल काल के नाम से जाना गया जो 1707 से लेकर 1857 तक का माना गया। दोस्तों, हम बात करें पहले तो हम 1526 से लेकर 1707 तक के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें होने वाले शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला शासक जो हमारा बना वो बाबर बना। बाबर के फिर जो हुए चार संतानें हुई, जिनमें से दिल्ली की सल्तनत यानी गद्दी पर बैठने वाले हुमायूं हुए, और कामरान, हिंदाल, अस्करी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं इनके बारे में ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उन्हीं को हम वन बाय वन वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो बाबर से रिलेटेड रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा हुमायूं से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट शासक अकबर महान के बारे में रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जहांगीर यानी सलीम के बारे में रहेगा। फिर शाहजहां यानी खुर्रम के बारे में रहेगा। और अंतिम वीडियो जो हमारा होगा 1526 से 1707 के मध्य में औरंगजेब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार दोस्तों इस पर देखते हैं हम सभी मुगल साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से रहा। बाबर के चार बेटे हुए, जिसमें हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। फिर इसके बाद हुमायूं के दो बेटे हुए, अकबर, मिर्जा हकीम। फिर इसके बाद अकबर के हुमायूं के जो बेटा हुआ अकबर और मिर्जा हकीम। अकबर का जो बेटा हुआ जहांगीर या सलीम, मुराद और दनियाल। इसके बाद जहांगीर का जो बेटा हुए वो शाहजहां या खुर्रम, खुसरो, परवेज और सहर पाए। नेक्स्ट हमारा शाहजहां के जो संतानें, औरंगजेब महान शासक हुआ, दारा सिको, सूजा, मुराद। और यहीं पर दोस्तों क्या होता है, औरंगजेब, दारा सिको और सूजा मुराद के बीच में उत्तराधिकार के लेकर आपस में भाइयों में युद्ध हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारी मुगल सल्तनत कमजोर पड़ जाती है। और इसके बाद यहीं से हमारे प्रभावशाली शासक कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया, 1526 से 1707 तक और दूसरा 1707 से 1857 तक, जिसे हम उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हुमायूं के बाद मुगल सत्ता पर कौन बैठा या मुगल साम्राज्य को किसने संभाला। तो ऑब्जेक्टिव आपको अकबर दिया होगा, फिर अकबर से पूछता है तो अकबर के बाद जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर के बाद पूछता है तो शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां के बाद पूछता है तो औरंगजेब हो जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव पैटर्न है जिन्हें आपको ध्यान रखना ही होगा। यानी हम बात करें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये आपको ध्यान रखना है इनका क्रम। अब दोस्तों कुछ बाबर के परिचय के बारे में चर्चा करते हैं, प्लस इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। यहाँ पे याद रखना है बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो फरगना में हुआ था, यानी ये मूल रूप से भारतीय नहीं था। तो इस तरीके से हम बात करें तो जितने भी हमारे पास मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए वे कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से
संबंधित थे, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे या फिर भारत में सत्ता हासिल करना चाहते थे। तो उन्हीं में से एक आक्रमणकारी में बाबर भी रहा और जो यहाँ पर सत्ता को हासिल किया, और दिल्ली में उसने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना की, जो काफी महत्वपूर्ण बनता है। तो मुगल वंश से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो हमारे सारे वीडियोस अपलोड मैं करूंगा उन सारे ऑब्जेक्टिव सारे उस वीडियो में मिल जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें तो इसके पिता का नाम बात करें तो उमर शेख मिर्जा थे, जो तैमूर के वंशज थे। माता कुतुब निगार खानम चंगेज खां की वंशज थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था, और माता का नाम कुतुब निगार खानम। और संबंध के बारे में बात करें तो तैमूर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, चंगेज के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इनका संबंध जो रहा पिता का तैमूरों से था और माता का संबंध चंगेज खां से था। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अवस्था में ही ये क्या करता है, फरगना का शासक होता है। उस समय इसकी सत्ता काफी कमजोर होती है। सत्ता का विस्तार करने के लिए ये लगातार अनेक देशों पर आक्रमण करता है, लेकिन उन पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। जब ये भारत की तरफ इसका ध्यान जाता तो उस समय ये देखता है कि भारत में आपस में राजाओं में मतभेद होने के कारण उस पर आक्रमण करना और उनकी सत्ता को हासिल करना बहुत ही इसको लगता है कि सरल है, और उसने ऐसे ही किया, क्योंकि उस समय भारत से कई ऐसे शासक थे जो इसको लगातार भारत पर आक्रमण करने का संदेशा भेज रहे थे, और उस संदेशा को इसने स्वीकार किया, यानी निमंत्रण को स्वीकार करता है और भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो दिल्ली की सत्ता पाने के लालच में ये भारत में ही बना रह जाता है और एक एक करके सभी शासकों को हराकर संपूर्ण भारत पर शासन करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से और भी बनता है, ये अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को नहीं धारण करता है, उसके जगह एक नई उपाधि बनाता है, पादशाह की उपाधि धारण करता है। यानी बात करें तो 1507 में पूर्वजों की मिर्जा की उपाधि धारण ना करके पादशाह की उपाधि धारण करता है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा ऐसा शासक था जो अपने पूर्वजों की उपाधि को धारण नहीं किया था मिर्जा की, तो वो आपका बाबर था। उसने उस जगह पे पादशाह उपाधि को धारण की थी। नेक्स्ट, भारतीय अभियान के अंतर्गत 1519 में यूसुफजाई जाति, उस समय एक ऐसी जातियां थी जो काफी प्रभावशाली मानी जाती थी, शक्तिशाली मानी जाती थी, इनको हराना इतना आसान नहीं था। तो बाबर ने अपने पहले आक्रमण की शुरुआत भारत में 1519 में यूसुफजाई जातियों के खिलाफ करता है और उनके द्वारा बनाए गए किले बाजौर और भेरा किले पर अधिकार कर लेता है। तो ये याद रखना आपको, बाजौर किले और भेरा किले पर बाबर जैसे ही आपका आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है, तो हमारे भारतीय शासकों के द्वारा अनेक शासकों ने उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। जैसे इसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा तथा आलम खां ने दिया। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बाबर को निमंत्रण भारत में किसने कहा कि तुम आक्रमण करो, हम आपका सहयोग करेंगे या हम तुम्हारा साथ देंगे। तो इस तरीके से हम बात करें तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी का मानना था यदि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत से हट जाता है तो मैं अब दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लूंगा। और यही रणनीति थी मेवाड़ के शासक राणा सांगा का कि दिल्ली सल्तनत से इब्राहिम लोधी अगर हटता है तो दिल्ली सल्तनत तक हम विस्तार कर सके, यानी दिल्ली पर अधिकार कर सके। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं हमारे, अक्सर एग्जामिनेशन में हम देखते हैं तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों से प्रश्न आता है, जैसा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है आपका खानवा का युद्ध, तीसरा आपका चंदेरी का युद्ध, चौथा आपका घाघरा का युद्ध। देखते हैं किस तरीके से इसने सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से ये बनता है, अगर आपसे बाबर के बारे में कोई भी प्रश्न युद्ध के उपरांत पूछा जाता है तो सारे ही पक्ष जो विजयी रहा वो बाबर ही रहा, चाहे वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हो, चाहे खानवा का युद्ध हो, चाहे चंदेरी का युद्ध हो, चाहे आपका घाघरा का युद्ध है। तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध पे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ही याद करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको डेट भी याद करना होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव जो भी आप पेपर में देख रहे होंगे उन सभी ऑप्शन में 1526 दिया होगा, तो हमें डेट से याद रखना है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके मध्य होता है? लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में लड़ा जाता है, और युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में आता है? बाबर के पक्ष में। उस दौरान बाबर ने क्या नीतियां अपनाई, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता है। तो पहली नीति इसकी थी तुलगमा नीति। दोस्तों तुलगमा नीति एक ऐसी नीति थी जो युद्ध में विजयी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें होता क्या था कि बाबर अपने आसपास के एरिया में जहाँ पे युद्ध का घेरा तैयार करता था वहां पे गड्ढे खुदवा देता था और ऊपर से ढक देता था। देखने में वो लगता था कि सामान्य भूमि है, लेकिन उस गड्ढे में सैनिकों को रखता था या तोपों का उसमें प्रयोग करवा देता था। उसके अंदर की जैसे एक विशाल सेना को एक छोटी सी सेना उसको समाप्त कर पाती थी। तो इस नीति को तुलगमा नीति कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किन नीतियों के द्वारा युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में किया? तो पहला तो होगा तुलगमा नीति का प्रयोग किया तथा तोपों का प्रयोग किया। परिणाम बाबर के पक्ष में हुआ। नेक्स्ट, जैसे ही युद्ध ये जीतता है तो ये क्या करता है? युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी के सिक्के वितरित करवाता है, और इस वितरण के कारण यानी इसको दानी स्वभाव के कारण इसे एक और उपाधि दी जाती है, यानी इसे कलंदर कहा जाता है। तो ये याद रखना आपको, कलंदर किस शासक को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बाबर। ऐसे ही दोस्तों देखिए, जब हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में और ऐबक के बारे में तो कंफ्यूजन अक्सर बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत में मैंने गुलाम वंश में ऐबक को पढ़ाया है, कुछ चीज़ें ऐबक की अक्सर आ जाती है आपकी मुगल वंश में, तो ऐसा नहीं है। मुगल में बाबर है और जबकि गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसको दानी स्वभाव के कारण लाख बख्श या हातिम द्वितीय की उपाधि दी जाती है, जबकि इसको दानी स्वभाव के कारण कलंदर कहा जाता है। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखना होगा। उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसने मुगल वंश की स्थापना की है। पेपर में जब आ जाता है तो ये छोटी छोटी चीजें हमें कंफ्यूजन कर देती हैं। आपको देना होगा मुगल वंश, और उसमें कंफ्यूजन में आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगा देते हैं, या दास वंश पूछा जाता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोनों को अलग अलग पार्ट में पढ़िएगा। इसके पहले की वीडियोस में मैंने अपलोड किया है, तो जैसे ही आप वीडियो को बार बार देखते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी गलती होने के चांसेस होते हैं वे सारे नहीं होते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, जैसे पेपर में देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और ऑब्जेक्टिव आपके सही होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के पेपर की हम पैटर्न की बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये नहीं है, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हमारे सही होने चाहिए। यानी हम 10 प्रश्न ही कर रहे हैं तो 10 अगर सही हैं तो सामने वाला 15 प्रश्न करता है, अगर उसके आपके 8 सही हैं तो कोई फायदा नहीं, आप आगे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, एक्यूरेसी का ध्यान देना है, यानी सही को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों चर्चा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है आपका, पहला तो बनता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और दूसरा जो बनेगा ये यहाँ पे बनेगा 26 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की नींव डाल दी। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने। कब की? तो 26 अप्रैल 1526 को। और पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है तो 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध जो होता है 17 मार्च 1527 को होता है। एक युद्ध की आप स्पेशल क्वालिटी भी यहाँ देख सकते हैं। क्या है, ये क्रमशः हर साल एक युद्ध लड़ता है। यहाँ पे हम बात करें तो 1526 है, यहाँ पे 1527 है, यहाँ 1528 है, यहाँ 1529 है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैं एक पैटर्न भी आपको बता दूंगा, यानी हम कह सकते हैं ट्रिक दे दूंगा, जिसको कई बार लोगों ने बताया भी होगा, तो आपको पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता है उस ट्रिक से आप समझेंगे तो युद्ध भूलेंगे ही नहीं कि कब कौन सा युद्ध हुआ है। अब दोस्तों बात करें खानवा के युद्ध में, तो राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया। आपने अभी देखा कि राणा सांगा ने इसको पहले निमंत्रण इसलिए भेजा था क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत पे सत्ता परिवर्तन चाहते थे और उस पर अधिकार करना चाहते थे। लेकिन जब उसने अधिकार किया, उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी, तो राणा सांगा को उससे युद्ध करना पड़ा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि भारत पर ये अधिकार कर सके। लेकिन युद्ध का परिणाम जो होता है वो बाबर के पक्ष में होता है और राणा सांगा पराजित होते हैं। परिणाम बाबर के पक्ष में, और
इस युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि मुसलमानों से व्यापारिक कर लिया जाने वाला तगमा कर की समाप्ति कर देता है। तो सारे व्यापारिक वर्ग इसका सपोर्ट करने लगते हैं और सैनिकों में ये क्या करता है, जिहाद का नारा देता है, यानी धर्म के प्रति लड़ने के लिए उन लोगों को प्रेरित करता है, जिससे सब निश्चिंत होकर इसका साथ देते हैं और युद्ध का परिणाम जो होता है बाबर के पक्ष में होता है। तो यहाँ ध्यान देना होगा आपको कुछ चीजें। खानवा के युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य में लड़ा गया, परिणाम बाबर के पक्ष में रहा। कार्य क्या हुआ, तगमा कर की समाप्ति किया इसने और जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इससे संबंधित वो सारे ही आपके यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ। इस युद्ध में मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय व बाबर के मध्य में लड़ा गया और बाबर फिर से विजयी हुआ। नेक्स्ट युद्ध हमारा रहा घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ। अफगान शासक महमूद लोदी व बाबर के मध्य लड़ा गया और बाबर फिर से एक बार विजयी हुआ। ये जो घाघरा का युद्ध था ये बाबर का अंतिम युद्ध था। ऐसा माना जाता है कि बाबर इस युद्ध में बहुत घायल हो जाता है और इसके बाद 27 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में मृत्यु के उपरांत इसका जो शव है वो आगरा में ही दफना दिया जाता है, जो आज अगर हम बात करें तो आराम बाग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा में इसने अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्थान काबुल में निश्चित किया था कि मरने के दौरान मेरा मकबरा या मेरी कब्र वहां पर बनाई जाए और ऐसा ही किया गया। बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बाबर की मकबरा कहाँ पे है तो काबुल आप आंसर लगाएंगे, आगरा नहीं लगाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस देता है या इस तरीके स्पेशल क्वेश्चन को बनाता है, उसमें पूछा जाता है कि शुरू में बाबर की कब्र कहाँ थी, तो फिर आप वहाँ पे आंसर आगरा को टिक करेंगे, अन्यथा आप काबुल ही लगाएंगे जो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो तुजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखा, जो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है, बाबर की, या बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी या किस भाषा में लिखी, तो ध्यान देना होगा। इसके बाद इसी को फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया व अंग्रेजी में अनुवाद बेवरीज ने किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बाबर से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।